ऑनलाइन तो कर दी मैंने क्लास ऑन। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ, मैंने आप लोगों के साथ में कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, और कल मैंने आप लोगों के साथ में जो डिस्कशन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा AS2 है वो 4 चीजों पर एप्लीकेबल नहीं। आप मुझे बताइए वो 4 चीजें क्या हैं? आवाज कैसे बंद हो गई? हेलो, चलो अब यहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि AS2 के प्रोविजन 4 चीजों पर काम नहीं। पहली चीज थी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का वर्क इन प्रोग्रेस। क्यों? क्योंकि उस पर AS7 लग रहा है। नंबर 2, सर्विस प्रोवाइडर्स का वर्क इन प्रोग्रेस। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड कर रखा है तो वो भी आपके AS2 में कवर नहीं होंगे, उन पर AS13 ही लगता है। ठीक है। और फिर चौथी चीज थी, अगर आपकी प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री है, ट्रेडर नहीं, प्रोड्यूसर की इन्वेंट्री है, अगर नेचुरल रिसोर्स की, चाहे वो रीजनरेटिव हो या नॉन रीजनरेटिव हो, तो वो आपका AS2 उस पर एप्लीकेबल नहीं है, प्रोवाइडेड वो NRV पे वैल्यूड है। लेकिन अगर कॉस्ट पर वैल्यू कर ली तो एप्लीकेबल है, अगर ट्रेडर की इन्वेंट्री है तो एप्लीकेबल है। क्लियर बात? लिखो थर्ड पॉइंट में, सबसे पहला पॉइंट नंबर ए। थर्ड पॉइंट में लिखो पॉइंट नंबर ए। ठीक है, लिखा? लिखो WIP इन्वेंट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन। लिखा बेटा? ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, आगे ब्रैकेट में लिखो कवर्ड बाय AS7। कवर्ड बाय AS7। अब क्योंकि ये AS7 में कवर्ड है इसलिए हम इसे यहां पे कवर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर लिखो पॉइंट नंबर बी, WIP इन्वेंट्री ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। WIP इन्वेंट्री ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। बेटा जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है उनका जो WIP इन्वेंट्री है वो हम कवर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वैल्यू निकालना मुश्किल है। सी पॉइंट लिखो, शेयर्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। आगे ब्रैकेट में लिख लो कवर्ड बाय AS13। अब क्योंकि इसे AS13 कवर करता है इसलिए 2 कवर नहीं कर रहा। ठीक है, डी पॉइंट लिखो, प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस whether regenerative or non regenerative, or non regenerative or non regenerative, provided
provided at provided it is valued at NRV। अब यहां पे तीन को हाईलाइट करो, प्रोड्यूसर इन्वेंट्री, नेचुरल रिसोर्स एंड वैल्यूड एट NRV। प्रोड्यूसर इन्वेंट्री, नेचुरल रिसोर्स और वैल्यूड एट NRV, ये तीन बातें आप लोगों को मेन याद रखनी है। अगर ट्रेडर की इन्वेंट्री है तो AS2 एप्लीकेबल है, नेचुरल रिसोर्स नहीं है तो भी AS2 एप्लीकेबल है, अगर कॉस्ट पर वैल्यूड है तो भी AS2 एप्लीकेबल है। क्लियर है बात? पक्का? अच्छा, नीचे स्टार लगाकर आप लोग चाहो तो ये लिख सकते हो, रीजेनरेटिव नेचुरल रिसोर्स क्या हुए? रीजेनरेटिव नेचुरल रिसोर्स क्या हुए? रीजेनरेटिव नेचुरल रिसोर्सेज हो गए आपकी क्रॉप्स, फॉरेस्ट, प्लांटेशंस, एंड लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब कैटल्स। लाइव स्टॉक समझते हो ना बेटा? कैटल्स को बोलते हैं। अच्छा, ये ए क्या? ये तो डिटेल ही है इसकी। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताओ नॉन रीजेनरेटिव नेचुरल रिसोर्स क्या हुए? यस, नॉन रीजेनरेटिव नेचुरल रिसोर्स। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका हो सकता है पेट्रोलियम, मिनरल्स, स्टोन्स, पहाड़ काट के पत्थर बनाना, स्टोन्स, नेचुरल गैसेस, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा? नॉन जेनरेटिव नेचुरल रिसोर्स मतलब रिसोर्स जो हम दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात? पक्का? इसके ऊपर ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। आपको बोलेगा AS2 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, आपको तीन चीजें दे देगा, चौथी चीज जो है वो आपको कुछ और दे देगा। तो आपका AS2 नॉन एप्लीकेबल है, इसके ऊपर MCQ। ठीक है, चलो लिखना शुरू करो। पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 में आप लोग लिखो वैल्यूएशन रूल फॉर इन्वेंट्री। अब बेटा इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए हमारे पास क्या नियम कायदे हैं, अब अपन उसकी बात यहां पर करेंगे। जी शुरू कर, चलो। अब वैल्यूएशन रूल फॉर इन्वेंट्री को अब आप बहुत ध्यान से देखना। इन्वेंट्री में अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम तीन चीजों को कवर करते हैं। पहली चीज है फिनिश्ड गुड्स, दूसरी चीज है WIP, और तीसरी चीज है रॉ मटेरियल। सही है बेटा? ये बहुत मजेदार बात सिखाने जा रहा हूं जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए प्लीज ध्यान से देखो। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को हम लोग वैल्यू करते हैं कॉस्ट एंड NRV, विच एवर इज लेस। दोनों में से जो भी कम होगा हम उस पर अपनी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे।
क्वेश्चन ये आता है कि सर कॉस्ट में क्या क्या लेंगे और इन्वेंट्री एनआरवी में क्या क्या लेंगे। कॉस्ट के बारे में बात मैं अभी थोड़ी देर रुक के करूंगा, पहले मैं बात कर रहा हूं एनआरवी के बारे में, ध्यान से सुनना। फिनिश गुड्स की एनआरवी कैसे निकालते हैं, हम यहां पे लेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। मतलब हम बोलेंगे कि भैया ये जो इन्वेंट्री है अगर इसे बेचा जाए तो ये अंदाजन कितने रुपए में बिक सकती है, वो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस अपन यहां पे ले लेंगे। इसमें से बेटा आपको माइनस करना है एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, मतलब अंदाजन बेचने में हमारा कितना खर्चा लगेगा वो हम यहां पे माइनस कर देंगे। तो ऐसा करने पर हमारे पास आ जाएगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब असल में हमारी जेब में कितना पैसा आने वाला है। ठीक है, अब कुछ छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बोला मेरे पास में ये टेबल्स का स्टॉक है और मैंने बोला कि अगर मैं टेबल बेचूं तो मेरे अंदाजे से ये टेबल 1 लाख रुपए की बिकेगी, पर बेचने के लिए मुझे 10% खर्चा करना पड़ेगा, मतलब कमीशन वगैरह का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग, डिलीवरी का खर्चा, कुल मिलाकर बेचने के लिए मुझे 10% पैसा खर्च करना पड़ेगा, मतलब 10,000 रुपए मुझे खर्च करने पड़ेंगे। तो आप मुझे बताइए 1 लाख रुपए मेरे पास आया पर उसमें से 10,000 रुपए मेरे पास से चला गया, तो आप मुझे बताइए नेट मेरी जेब में कितना पैसा आया? 90,000। इस 90,000 को ही क्या बोलते हैं? एनआरवी। एनआरवी का सिंपल वैल्यू, मतलब नेट मेरी जेब में कितना पैसा आएगा उसी को हम लोग एनआरवी या नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? व्हाट इज एनआरवी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब नेट मेरी जेब में कितना पैसा आएगा। अब 1 लाख रुपए आ रहा है, 10,000 जा रहा है, तो नेट मेरी जेब में कितना पैसा आ रहा है? 90। तो 90 को ही एनआरवी। बात समझ में? पीछे गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बोलो, पक्का? आगे की बात को और ध्यान से सुनने की जरूरत है तुम सब लोगों को, प्लीज बी वेरी केयरफुल। अब एक सवाल हमें देखने को मिलेगा। मैंने बोला भाई साहब कॉस्ट है 10 लाख रुपए, सेलिंग प्राइस है 11 लाख रुपए और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 10%। बताओ इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है? करोगे 10 लाख पे क्योंकि कॉस्ट दे रखी है। पहले नियम पढ़ो, क्या है? कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लेस। कॉस्ट कितनी है? 10 लाख, पर एनआरवी कितनी है? 11 लाख माइनस 10%, 9,90,000। तो एनआरवी क्या है? 9,90,000। अब आप मुझे बताओ कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लेस। लेस क्या है? 9.9। तो बेटा हम इन्वेंट्री को वैल्यू कितने 9.9 लैक्स पर। ठीक है, तो इन्वेंट्री को वैल्यू किस पर करेंगे? मतलब आप लोग डायरेक्टली सेलिंग प्राइस से मत सोच लेना कि अरे कॉस्ट तो 10 लाख है, सेलिंग प्राइस 11 लाख है, तो 10 लाख पर वैल्यू करेंगे। नहीं, we are not required to compare cost and selling price, we are required to compare cost and NRV। तो आप NRV निकाले बिना उचंती हिसाब किताब से जवाब मत देना, ठीक है? ये एमसीक्यू में भारी गलती करवाने वाला सवाल है। मतलब जब आप लोग एमसीक्यू करेंगे तो एमसीक्यू में ये वाला सवाल आ सकता है, और ये वाला सवाल बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे। अच्छा 10 और 11 विच एवर इज लेस, 10 पे टिक लगा देंगे, जबकि वैल्यू कितने पे करना है? 990 पे। क्लियर है बात? बेटा कोई डाउट इस बारे में? पक्का? अच्छा, अब बात करते हैं WIP के बारे में। अब हम WIP इन्वेंट्री के बारे में बात करेंगे,
ठीक है, चलो। अब WIP इन्वेंट्री में भी वैल्यू करने का तरीका तो यही है। WIP इन्वेंट्री को भी वैल्यू करेंगे कॉस्ट एंड NRV विच एवर इज लेस। अच्छा, WIP का मतलब क्या होता है? वो सामान जो अभी आधा तैयार हुआ है। अब कॉस्ट एंड NRV विच एवर इज लेस पर वैल्यू करना है। प्रॉब्लम ये कि WIP इन्वेंट्री की NRV कैसे निकालें। अब WIP इन्वेंट्री की NRV कैसे निकालें? क्योंकि आधा तैयार माल बिकता नहीं है। जो तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस तैयार माल की होगी, जैसे तुम टेबल बनाते हो तो टेबल तो कंप्लीट वाली बिकती है ना, तो जो तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस है वो तो कंप्लीट वाली टेबल की है, जबकि हमारे पास जो स्टॉक है वो आधी बनी हुई टेबल का है। अब NRV कैसे निकालें? तो हमने इसका जवाब S2 से पूछा कि NRV कैसे निकाले WIP की। तो उन्होंने बोला पहले तो ये ले लो कि कंप्लीट टेबल कितने की बिकती है। मैंने बोला कंप्लीट टेबल बिक रही है 11 लाख रुपए की। बोले ये 11 लाख रुपए पाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला सर ये 11 लाख रुपए पाने के लिए मुझे 1,10,000 रुपए सेलिंग एक्सपेंसेस में लगाना पड़ेगा। अरे आ रहा है समझ में? तो मैंने बोला भाई साहब मेरे पास 9,90,000 आएंगे। उसने बोला और कुछ? मैंने बोला सर 9,90,000 रुपए पाने के लिए पहले टेबल को कंप्लीट भी तो करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ क्या टेबल को कंप्लीट करने में मेरा पैसा लगा 1 लाख रुपए? तो आप मुझे बताओ मेरी जेब में 990 आ रहा है कि 890 आ रहा है? तो इस 890 को क्या बोलेंगे? NRV। अब सोचो, इसे ऐसा समझो, बहुत इजी है। अगर ये टेबल आधी बनी हुई है तो पहले मैं 1 लाख रुपए खर्च करूं तब ये टेबल कंप्लीट होगी, फिर 1,10,000 खर्च करूंगा तो बिकेगी। तो मेरी जेब का 2,10,000 जाएगा ना, तब 11 लाख आएगा। तो आप मुझे बताओ नेट मेरी जेब में पैसे कितने आ रहे हैं? 890। नहीं आया समझ में? अरे एक बात मुझे बताओ, अगर आपकी टेबल आधी बनी हुई है तो बेचने के लिए पहले तो टेबल को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब टेबल 1 लाख रुपए लग रहे, तो टेबल कंप्लीट करने में लग गए। अरे हाँ या ना? उसके बाद बेचने के लिए 10,000 रुपए खर्च करने पड़े। तो भाई 10,000 मेरी जेब, तो आप ही मुझे बताओ कि जेब से 2,10,000 रुपए लगने के बाद मेरी जेब में 11 लाख रुपए आएंगे, तो नेट मेरी जेब में पैसा आ कितना रहा है? 890। तो बस 8,90,000 को ही क्या बोलेंगे? NRV। कई बार बच्चे बोलते सर कंप्लीशन कॉस्ट यहां क्यों नहीं घटाई? क्योंकि ये तो फिनिश गुड्स है, ये तो ऑलरेडी कंप्लीट है, और क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीट है इसलिए इसको और कंप्लीट करने में कोई खर्चा लगने वाला नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा। पक्का? अच्छा, अब आता है सबसे मुश्किल काम। किसके बारे में? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल की कहानी सबसे कठिन है। वैसे ऐसी भी कोई कठिन नहीं है, पर हां इनसे तो ज्यादा है। आप बोलेंगे सर इनसे ज्यादा कठिन है? मैंने बोला हां। अब सबसे पहला तो जब अपन बात करेंगे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की, तो हमारे सामने दो केसेस आएंगे। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। पहला केस हो सकता है कि NRV इज मोर देन कॉस्ट, मोर देन और इक्वल टू कॉस्ट। अगर रॉ मटेरियल की NRV कॉस्ट के बराबर है या उससे ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है विच एवर इज लेस, तो आप वैल्यू किस पर करोगे?
कॉस्ट पर। दोनों बराबर ही है या कॉस्ट कम है, तो वैल्यू किस पर करना है? कॉस्ट पर। लेकिन अगर आपका जवाब है कि सर एनआरवी इज लेस देन कॉस्ट, अगर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की एनआरवी उसकी कॉस्ट से कम है, तो इस कंडीशन में आप एनआरवी पर वैल्यू नहीं कर सकते। अब आपको पूछना पड़ेगा कि सर ये बताओ, क्या इस रॉ मटेरियल से बनने वाला फिनिश गुड्स, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, विल फिनिश गुड्स made from this raw material will be sold at above cost। मतलब अपने को पूछना पड़ेगा कि भाई साहब ये बताओ, इस रॉ मटेरियल से बनने वाला फिनिश गुड्स अपनी लागत से ज्यादा में बिक जाएगा क्या? अब जैसे समझो, मैं टेबल बनाने का कारोबार करता हूं, तो मेरे पास रॉ मटेरियल का मतलब मेरे पास लोहे के पाइप है और लकड़ियां हैं, हाँ कि ना? अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि मेरे पास में लकड़ियों का स्टॉक है, अब मेरी एनआरवी मेरी कॉस्ट से कम हो गई, मतलब लकड़ियों की मार्केट प्राइस गिर गई। तो लकड़ियों की मार्केट प्राइस अगर गिर गई, इसका मतलब लकड़ी की जो एनआरवी है वो कॉस्ट के नीचे चली गई, तो डायरेक्टली एनआरवी पर वैल्यू नहीं कर सकते। पहले हम पूछेंगे, क्या इस लकड़ी से बनने वाली टेबल लागत से ज्यादा में बिक जाएगी, हां कि ना? अगर टेबल लागत से ज्यादा में बिक रही है, इसका मतलब लकड़ी की पूरी कॉस्ट रिकवर हो पा रही है, फिर मैं एनआरवी पे वैल्यू क्यों करूं, घाटा बुक क्यों करूं, जब घाटा हो ही नहीं रहा। नहीं आया समझ में? मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई साहब लकड़ी तो सस्ती हो गई, मैं मानता हूं लकड़ी अब सस्ती मिल रही है, पर क्या मेरी लकड़ी से बनने वाली टेबल अपनी लागत से ज्यादा में बिक रही है? अब तुमने बोला सर हां टेबल लागत से ज्यादा में बिक रही है, तो भाई साहब रॉ मटेरियल बेचना मेरा काम थोड़ी है, मेरा काम तो टेबल बेचना है ना, और मेरी टेबल लागत से ज्यादा में बिक रही है, तो इसका मतलब मेरे लिए तो मेरी पूरी लकड़ी की कॉस्ट रिकवर हो रही है ना, तो फिर मैं एनआरवी पे वैल्यू क्यों करूं? नहीं आया समझ में? अच्छा एक बात बता, तुम्हारे पास, तुम टेबल बनाने वाले आदमी हो, तुम्हारे पास लकड़ियां पड़ी हैं खूब सारी, तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए की लकड़ी पड़ी है, कि भाव गिर गए और अब वो 90,000 की है, तो तुम क्या बोलोगे, यार लकड़ी सस्ती हो गई, अपने पास जो 1,00,000 की मिलती है, एनआरवी इज लेस देन योर कॉस्ट। पर लकड़ी बेचना थोड़ी है, आप लकड़ी बेचते हो या टेबल बेचते हो? तो अगर आपकी टेबल अपनी लागत से ज्यादा में बिक रही है, तो आपको घाटा कहां हुआ फिर? नहीं समझे क्या? अपन लकड़ी थोड़ी बेचते हैं यार, अपन तो टेबल बेचते हैं। अगर टेबल महंगी बिक रही है तो ठीक है ना, फिर अपने को घाटा कहां हुआ? नहीं आया समझ में? अब तुम्हारा जवाब अगर है कि सर इस रॉ मटेरियल से बनने वाला फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से ज्यादा में बिक रहा है, इसका मतलब भाई साहब मुझे रॉ मटेरियल में घाटा नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में अपन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे। और अगर आपने बोला कि सर इस रॉ मटेरियल से टेबल बना लो ना, वो टेबल भी अपनी लागत से कम है, इसका मतलब वाकई रॉ मटेरियल सस्ता होने से घाटा तो हो रहा है। नहीं आया समझ में? और अगर ये टेबल, इस रॉ मटेरियल से बनने वाली टेबल भी अपनी लागत से कम में बिक रही है, इसका मतलब अपने को घाटा हो रहा है, और घाटा हो रहा है तो अपन वैल्यू किस पर करेंगे? एनआरवी पर। नहीं आया समझ में? अब मैं एक एग्जाम्पल पूछता हूं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की कॉस्ट है 100 रुपए, एनआरवी है 120 रुपए। एनआरवी इज मोर देन कॉस्ट, किस पर वैल्यू करोगे? कॉस्ट पर, 100 पर, बात खत्म। लेकिन मैंने बोला कि भाई साहब कॉस्ट है 100,
एनआरवी है 90। अब किस पर वैल्यू करोगे? नहीं 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 नहीं, अब पहले पूछो सर इस रॉ मटेरियल से बनने वाले फिनिश गुड्स की कॉस्ट क्या होगी? मैंने बोला 500। और एनआरवी क्या होगी? मैंने बोला 600। तो बताओ इस कंडीशन में मैं कितने पर वैल्यू करूं? 100 पर। क्यों? क्योंकि मेरा फिनिश गुड्स लागत से ज्यादा में बिक रहा है। इसका मतलब भाई साहब अपन रॉ मटेरियल की पूरी कॉस्ट रिकवर कर पाएंगे। इसका मतलब हमें रॉ मटेरियल में कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर नुकसान क्यों बुक करेंगे? इधर 100 पर वैल्यू करो। लेकिन अगर मैंने बोला कि भाई साहब इस रॉ मटेरियल से बनने वाला फिनिश गुड्स 400 रुपए में ही बिकेगा, तो आपको दिख रहा है यार इस रॉ मटेरियल के सस्ता होने की वजह से फिनिश गुड्स भी सस्ता बिक रहा है, मतलब रॉ मटेरियल की वजह से अपने को नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो अपन वैल्यू किस पर करेंगे? 90 पर। नहीं आया समझ में? पक्का? चलो ये चार्ट कॉपी करो। ये सवालों में खूब आएगा भी, दिमाग मतलब चिंता मत करो, खूब आने ही वाले सवाल। चलो एक बार आप नोट्स को कॉपी करो। कर पाएंगे? बार बार डिफरेंट होती है, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी की चीज होने की वजह से। शॉर्ट टर्म में इतना चेंज थोड़ी हो जाता है कि 5-7 दिन में ही चेंज हो जाएगा। मार्केट में कितना समय? 2 दिन, 1 दिन, आधा दिन, इतनी शॉर्ट में कुछ चेंज नहीं हो सकता है।
हाँ जी बेटा, हो गया सबका कॉपी? भाई बहुत स्लो कॉपी कर रहे हो तुम। चलिए, हेलो, 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 एको खत्म क्यों नहीं हो रहा है ये? हेलो, चलो आइए बेटा, आगे बढ़े। चलो, तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो चलिए बेटा, वॉल्यूम 1 में मिलेगा।
नहीं बेटा, चलो एग्जाम्पल नंबर 1 और ये है आपके पेज नंबर 5.5 पर। क्या आप लोग ने आईसीआई की वेबसाइट से स्टडी मैट देखना जानते हो ना? ये एडवांस्ड अकाउंटिंग के वॉल्यूम 2 में है, आप लोग निकाल लो अपने मोबाइल में। एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ अ पार्टली फिनिश्ड यूनिट, बेटा जल्दी से मुझे बताओ पार्टली फिनिश्ड यूनिट का मतलब क्या हुआ? पार्टली फिनिश्ड पार्टली फिनिश्ड यूनिट का मतलब क्या हुआ? वर्क इन प्रोग्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर is rupees 150. सवाल क्या जो प्रोग्रेस जा सकता, इसका मतलब भाई साहब रॉ मटेरियल मतलब इस WIP को इस हालात में बेचना संभव नहीं है, मतलब आपको कंप्लीट बेचना पड़ेगा। अभी बताओ बेचने पर 250 रुपए मिलेंगे, माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 10 रुपए, माइनस कंप्लीशन एक्सपेंसेस हैं 100 रुपए। तो आप मुझे बताओ NRV कितनी हुई? 140। कॉस्ट है 150, NRV है 140, विच एवर इज लेस। तो लेस क्या है? 140। तो आप बताओ इन्वेंट्री को कितने पर वैल्यू करोगे? 140 पर। बात खत्म। बेटा बात समझ में आ रही है? हाँ जी, जल्दी मुझे बताओ ये पॉइंट समझ में आ रहा है? पक्का? आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर कितना था? 1। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 5.5। एम आई राइट? ओके, सबसे पहला पॉइंट नंबर ए, कैलकुलेशन ऑफ NRV। सबसे पहला ले लो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आफ्टर कंप्लीशन, मतलब कंप्लीशन के बाद हमारी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या होगी? 250। लेकिन 250 पाने के लिए अपने को सेलिंग एक्सपेंस लगाना पड़ेगा। एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस एट द रेट 4%, 10 रुपए।
माइनस फर्दर कंप्लीशन कॉस्ट, मतलब बचा हुआ काम कंप्लीट करने में आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, 100 रुपए। तो आप बताओ 110 रुपए जब मेरी जेब के लगेंगे ना तो 250 रुपए जेब में आएंगे। तो आप मुझे बताओ नेट मेरी जेब में कितना पैसा आ रहा है, 140। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट नंबर बी। वैल्यूएशन ऑफ WIP इन्वेंट्री। कॉस्ट 150, NRV 140, विच एवर इज लेस दैट इज 140। तो बेटा इन्वेंट्री का वैल्यू ये दोनों में से कोई कम होगा, यहां पर कम क्या है, पक्का पक्का, ठीक है। चलो आज के लिए इतनी बात, आप लोग का टाइम हो गया पूरा क्लास का। मटीरियल इन्वेंट्री के सवाल, ठीक है।